हाँ जी बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 2.7 यानी कि जो हमारी यूनिट नंबर 2 गोइंग ऑन है, चल रही है, उसका लास्ट चैप्टर डील करने जा रहे हैं, जिसका नाम है चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। हमने डिफरेंट टाइप के बिजनेसेस पढ़े हैं। हमने सबसे पहले डील किया सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में, सिंगल इंडिविजुअल के द्वारा रन किया जाने वाला बिजनेस। उसके बाद हम थोड़ा और आगे बढ़े, हमने पार्टनरशिप के बारे में डिस्कस किया कि जहाँ पर कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 50 लोग मिलकर कोई भी व्यापार कर सकते हैं। फिर हम और आगे बढ़े, हमने हिंदू फैमिली बिजनेस के बारे में पढ़ा कि एक परिवार के द्वारा चलाया जाने वाला बिजनेस जिसमें जो फैमिली का हेड होता है, मेल मेंबर, कर्ता, उसके द्वारा बिजनेस को डील किया जाता है। फिर हमने सोसाइटीज़ के बारे में पढ़ा कि सोसाइटीज़ उन लोगों के द्वारा बनाई जाती है जिनको किसी न किसी पर्पज़ की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा कंपनी के बारे में, डिफरेंट टाइप्स के कंपनीज के बारे में पढ़ा, उनका रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, बनती कैसे है वो, उन सब के बारे में डिस्कस किया। तो इतने हमने कुल मिलाकर क्या किए, हमने 5 प्रकार के बिजनेसेस को डील किया है कि इन 5 टाइप से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हम बना सकते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि जब ज़्यादा ऑप्शंस किसी व्यक्ति के पास होते हैं तो वहाँ पर चॉइस की जो प्रॉब्लम होती है ना, वो जनरेट होती है कि किस बिजनेस को हम ऑप्ट करें, किस बिजनेस को हम चूज करें। ऑप्ट का मतलब होता है बेटा चूज करना, किस बिजनेस के अंदर जाया जाए। तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया डिसाइडेड है कि उन क्राइटेरिया में अगर आप फॉल करते हो, आपकी जो रिक्वायरमेंट है, आपकी जो नीड है, आपकी जो पोजीशन है, कैपेसिटी है, उसके हिसाब से आप इन बिजनेसेस को ऑप्ट करिए, चूज करिए। ऐसा थोड़ी है कि भाई कंपनी के अंदर बहुत ज़्यादा फीचर्स होते हैं, अच्छी होती है तो कंपनी ही खोल लेंगे, नहीं। हो सकता है आपके पास पैसे कम हो, तो कम पैसे होंगे तो हम सोल प्रोप्राइटरशिप की तरफ जाएंगे। तो डिफरेंट क्राइटेरियाज को हम पढ़ेंगे और उन क्राइटेरिया के हिसाब से हम डील करेंगे कि किस बिजनेस में जाना बेटर होगा। यही इस चैप्टर का जो मेन मोटिव है। तो देखिए, कुछ पॉइंट्स के द्वारा हम देखेंगे कि उस पॉइंट्स को लेकर आपको किस बिजनेस में जाना चाहिए, ठीक है। देखिए, चैप्टर नंबर 2.7 के पेज नंबर 1 पर हम आते हैं। तो लिखा होता है कि किसी भी बिजनेस का जो सिलेक्शन होता है ना, वो कुछ बातों पर डिपेंड करता है, उन बातों को हम देखते हैं। पेज नंबर 1 और इसके अंदर पॉइंट नंबर 1 सबसे पहले लिखा है कैपिटल रिक्वायरमेंट। कैपिटल रिक्वायरमेंट का मतलब होता है आपको कितने पैसे की आवश्यकता है, आप कितने पैसे से बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। हमने कहा कि भी हमारे पास जो पैसा है ना वो कम है, हम ज़्यादा पैसे से व्यापार शुरू नहीं कर सकते क्योंकि फाइनेंशियल पोजीशन जो है ना वो थोड़ी सी डाउन है। अगर आपके पास पैसा कम है तो सबसे बढ़िया रहेगा आप सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर जाइए, ठीक है। सोल प्रोप्राइटरशिप एक सिंगल व्यक्ति के द्वारा चलाया जाने वाला बिजनेस होता है जिसमें कम पूंजी लगाकर भी हम व्यापार कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कैपिटल ज़्यादा है तो आप या तो जाइए पार्टनरशिप की तरफ। अगर कैपिटल आपके पास ज़्यादा है तो या तो आप पार्टनरशिप बिजनेस कर सकते हैं, या फिर आप जा सकते हैं कंपनी के अंदर। अगर हमारे पास पैसे बहुत ज़्यादा हैं तो हम या तो पार्टनरशिप बिजनेस की तरफ जाएंगे या कंपनी की तरफ जाएंगे, क्योंकि पार्टनरशिप में हमने कहा था कि कम से कम 2 सदस्य होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 50। जब 50 व्यक्ति मिलकर पैसा लगाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। कंपनीज के अंदर अनलिमिटेड मेंबर्स होते हैं, अनलिमिटेड, पता नहीं हजारों लाखों व्यक्ति कंपनी के अंदर पैसे लगाते हैं, तो यहाँ पर पैसा ज़्यादा होता है। तो इस पॉइंट के ऊपर आपसे पूछा जाए कि कैपिटल रिक्वायरमेंट को लेकर आप बताइए, सजेस्ट कीजिए कि किस बिजनेस में जाना उचित रहेगा। तो आप कहेंगे इफ लेस कैपिटल देन सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस इज द बेस्ट ऑप्शन, एंड इफ कैपिटल रिक्वायरमेंट इज मोर देन पार्टनरशिप एंड कंपनी बिजनेसेस शुड बी ऑप्ट, ठीक है। आपको इनकी तरफ मूव करना चाहिए।
सेकंड पॉइंट कहता है लायबिलिटी ऑफ ओनर्स। लायबिलिटी ऑफ ओनर्स, देखिए लायबिलिटी के बारे में बात करूं तो मैं कहूँगा सोल प्रोप्राइटरशिप की लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड। जो सिंगल व्यापारी होता है उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। मैं कहूँ पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर लायबिलिटी कितनी होती है, मैं कहूँगा अनलिमिटेड होती है। कंपनी के अंदर लायबिलिटी क्या होती है, कंपनी के अंदर लायबिलिटी लिमिटेड होती है। सोल प्रोप्राइटरशिप में अगर नुकसान हो जाता है बिजनेस में तो सोल प्रोप्राइटरशिप की पर्सनल एसेट्स तक को बिकवाया जा सकता है उस लायबिलिटी को रिकवर करने के लिए, उस बिजनेस के लोन्स को पे ऑफ करने के लिए। ऐसे ही पार्टनरशिप फर्म में होता है कि अगर पार्टनरशिप बिजनेस में लॉस है और पार्टनरशिप बिजनेस के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जे हैं, लोन्स हैं, तो जो पार्टनर्स हैं वो अपनी इंडिविजुअल पर्सनल एसेट्स को बेचकर भी उन लोन को चुकाएंगे। जबकि कंपनीज के अंदर लायबिलिटी होती है बेटा लिमिटेड, यानी कि अगर मैंने किसी कंपनी में 1000 शेयर्स खरीदे हैं और एक शेयर की कीमत है 100 रुपये, तो मैं कंपनी को 1 लाख रुपए ही दूंगा। जब कंपनी में लॉस हो जाएगा और मुझसे जब मांगा जाएगा पैसा तो मैं 1 लाख रुपए ही कंपनी में दूंगा, इससे ज़्यादा नहीं दूंगा। इसलिए कंपनी के अंदर लायबिलिटी लिमिटेड होती है। तो ये आपको चूज करना पड़ेगा कि आप अगर अनलिमिटेड लायबिलिटी से नहीं डरते हैं तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप को ऑप्ट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि लायबिलिटी लिमिटेड होनी चाहिए, कल को कोई मिस हैपनिंग हो जाए बिजनेस में तो हमारी पर्सनल एसेट्स पर आंच ना आए, तो कंपनी शुड बी द बेस्ट ऑप्शन। क्लियर, ये हो गए हमारे 2 पॉइंट। तीसरे पॉइंट के ऊपर अगर बात करते हैं, इसमें आता है सीक्रेसी। सीक्रेसी का मतलब होता है गोपनीयता। आप कितना अपनी बातों को गुप्त रखना चाहते हैं। हम सभी जानते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप में सीक्रेसी पाई जाती है, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप में अकेला व्यक्ति मालिक होता है, सारी बिजनेस की इंफॉर्मेशन उसके पास होती है, वो किसी से भी शेयर नहीं करता है। जितने बिजनेस के फॉर्मूलाज होते हैं, आइडियाज़ होते हैं, न्यू टेक जो स्ट्रेटजी होती है, वो सारी इस पर्सन के माइंड में होती है। तो यहाँ पर इसके जो आइडियाज़ हैं, इसकी जो स्ट्रेटजी है वो दूसरों के पास नहीं जा पाती है। इसकी वजह से ये ज़्यादा मुनाफा कमा सकता है। पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर चूंकि पार्टनर्स बहुत ज़्यादा होते हैं और इंसान है, इंसान का कब माइंड चेंज हो जाए, कब वो धोखेबाज हो जाए, कब उसकी नीयत खराब हो जाए। हो सकता है कि 4 पार्टनर हैं, इनमें से एक पार्टनर ऐसा है जो थोड़ा सा धोखेबाज टाइप का है, ये इस बिजनेस की इंफॉर्मेशन को बाहर शेयर कर देता है पैसे लेकर, तो इस बिजनेस में आंच आ गई। तो पार्टनरशिप बिजनेस में सीक्रेसी नहीं होती है। चूंकि कंपनी के अंदर बहुत ज़्यादा मेंबर्स होते हैं, अनलिमिटेड संख्या में मेंबर्स होते हैं, इसलिए सीक्रेसी यहाँ पर भी नहीं पाई जाती। तो अगर आप बिजनेस में सीक्रेसी मेंटेन करना चाहते हैं तो सोल प्रोप्राइटरशिप इज द बेस्ट ऑप्शन, और सीक्रेसी मेंटेन नहीं करना चाहते तो यू कैन ऑप्ट फॉर पार्टनरशिप और कंपनी एज में भी। क्लियर, ये हमारे 3 पॉइंट हो गए किसी भी बिजनेस को चूज करने को लेकर। अच्छा जी, अब पॉइंट नंबर 4 कहता है गवर्नमेंट कंट्रोल। सरकार का किसके ऊपर नियंत्रण ज्यादा होता है। चूंकि सोल प्रोप्राइटरशिप के ऊपर कोई भी एक्ट, कोई भी रेगुलेशन, कोई भी कानून काम नहीं करता है, तो इसके अंदर जो गवर्नमेंट कंट्रोल होता है वो ना के बराबर होता है। ना के बराबर क्या, नहीं होता है। ठीक है, इसके अलावा जो कंपनीज हैं, जो पार्टनरशिप फर्म्स हैं, उनके ऊपर गवर्नमेंट कंट्रोल होता है, क्योंकि ये किसी एक्ट के द्वारा डील होती है। कंपनी डील होती है 2013 में, ये डील होता है 1932 में, सोसाइटी डील होती है 1912 में। तो कहीं ना कहीं अगर किसी बिजनेस के लिए कानून बना हुआ है, इसका मतलब उस बिजनेस के ऊपर गवर्नमेंट अपना जो नियंत्रण है वो बना के रखी है। इसके ऊपर कोई भी कानून नहीं बना है, तो गवर्नमेंट कंट्रोल अगर आप कम चाहते हैं अपने बिजनेस में, देन यू कैन ऑप्ट फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप। एंड इफ यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल, अगर आप गवर्नमेंट कंट्रोल से नहीं डरते हैं, यू कैन चूज कंपनी, पार्टनरशिप और सोसाइटी एज द केस में बी। क्लियर बेटा, ये 4 पॉइंट हो गए। 5th पॉइंट की बात करते हैं। 5th पॉइंट में लिखा है लीगलिटी।
लीगलिटी का मतलब होता है कानूनी मान्यता। हम जानते हैं अभी जो मैंने बात कही है वो सेम इसके अंदर आएगी। पार्टनरशिप फर्म, कंपनी और सोसाइटी, इनके ऊपर कानून बने हुए हैं और उन कानून के अंदर लिखी हुई बातों को फॉलो करना पड़ेगा इन बिजनेसेस को चलाते समय। अगर पार्टनरशिप फर्म को इस एक्ट के अंदर लिखी गई बातों के अनुसार नहीं चलाया जाता है तो इसको रद्द कर दिया जाएगा। गवर्नमेंट इसको इनवैलिड करार देते हुए इसको बंद करा सकती है। इसी प्रकार इस पे, इसी प्रकार इस पे। तो लीगलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है कि जो बिजनेस किसी एक्ट के द्वारा गवर्न किए जाते हैं उनके अंदर पब्लिक का फेथ ज़्यादा होता है, क्योंकि पब्लिक को पता है कि कल को इन्होंने हमारे साथ अगर फ्रॉड कर दिया तो इनके लिए कानून बना हुआ है, हम कोर्ट के अंदर जा सकते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप के ऊपर कोई कानून नहीं बना। इसके ऊपर यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो थोड़े से अनफेथफुल होते हैं। लोग इन बिजनेसेस में पैसा लगाना उचित नहीं समझते। वो कहते हैं कि इसके ऊपर कोई कानून तो काम कर नहीं रहा, कल को हमारे पैसे लेके भाग गया तो ये तो कह देगा कि मेरी पर्सनल एसेट्स तो है ही नहीं, तुम बिकवा लो, क्या बिकवाओगे। तो यहाँ पर पैसा डूबने का चांस ज़्यादा होता है, इसलिए लोग इन बिजनेसेस को ऑप्ट नहीं करते हैं पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। जबकि ये कानून के द्वारा चलते हैं तो इनके अंदर लोगों का भरोसा ज़्यादा होता है। तो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से दीज बिजनेसेस आर द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है बेटा, 5 पॉइंट हो गए हमारे। चलते हैं 6th पॉइंट के अंदर। इसका नाम है टैक्स लायबिलिटी। टैक्स लायबिलिटी यानी कर चुकाने की जो जिम्मेदारी होती है। अच्छा, लिखा है कि कंपनी के अंदर और पार्टनरशिप फर्म के अंदर, कंपनी के अंदर, पार्टनरशिप फर्म के अंदर और सोसाइटीज के अंदर, ये 5 पॉइंट डील कर लिए। कंपनीज के अंदर जो टैक्स लायबिलिटी होती है, टैक्स लायबिलिटी वो होती है बेटा मोर, बहुत ज़्यादा होती है। जबकि पार्टनरशिप फर्म और जो सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म्स होती हैं या जो सोसाइटी हम कह सकते हैं, इनके ऊपर टैक्स लायबिलिटी जो होती है वो क्या होती है, लेस, कम होती है। क्योंकि कानून में प्रावधान है कि अगर कंपनी ने 1 भी रुपया कमाया, 1 भी रुपया, तो भी उसको 35 से 40% टैक्स देना ही देना पड़ेगा, ये जिम्मेदारी होती है। जबकि इनके अंदर क्या प्रावधान है कि इनके अंदर एक लिमिट रखी जाती है। जैसे हम इंडिविजुअल लिमिट करते हैं ना कि भाई 2.5 लाख रुपए तक हर व्यक्ति की जो इनकम है वो फ्री है टैक्स से, तो यही नियम इनके ऊपर लगते हैं। अगर इनके अंदर इनकम इस लिमिट से कम है, मान लो 1.5 लाख है, 2 लाख है, तो इनके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। जबकि कंपनी ने यदि 1 भी रुपया कमाया है ना तो उसको टैक्स देना पड़ेगा। तो टैक्स लायबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी की जिम्मेदारी ज़्यादा होती है। इन बिजनेसेस के अंदर जो टैक्स लायबिलिटी होती है वो क्या होती है बेटा, वो बहुत ही कम होती है। तो किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले हमें ये देख लेना चाहिए कि हमें टैक्स लायबिलिटी चुकानी पड़ेगी, तो क्या हम उसको चुकाने के लिए कैपेबल हैं। अगर हमने इन बिजनेसेस को ऑप्ट किया, इसका मतलब टैक्स लायबिलिटी हम कम करना चाहते हैं। और अगर मेरे को ये मन में विचार आ रहा है कि कोई बात नहीं, मैं जितना भी कमाऊंगा उसका 30-35% मैं गवर्नमेंट को देने के लिए तैयार हूँ, तो कंपनी बिजनेस जो है ना वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और अगर आप चाहते हैं कि मेरी टैक्स लायबिलिटी कम से कम हो तो आप इन बिजनेसेस में से किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अच्छा जी, 7th पॉइंट की बात करते हैं। कंटिन्यूटी, निरंतरता एंड स्टेबिलिटी। निरंतरता और स्थिरता, कौन बिजनेस कितना कंटिन्यू रह सकता है, लंबे समय तक चल सकता है, किस बिजनेस में स्टेबिलिटी के गुण पाए जाते हैं, वो स्थिर रहता है, मेंबर्स के आने जाने का उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसके बारे में लिखा है कि कोई भी बिजनेस स्टेबल तब रहता है जब उसको किसी न किसी कानून के द्वारा गवर्न किया जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो कंटिन्यूटी होती है वो कंपनी के अंदर पाई जाती है। कंपनी के अंदर जो मेंबर्स होते हैं वो इतने ज़्यादा होते हैं कि अगर कोई मेंबर छोड़ के भी चला जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता।
आए या जाए, नो इफेक्ट। पार्टनर्स है, 5 पार्टनर है, बेचारे गाड़ी से जा रहे थे, एक्सीडेंट हो गया, 4 मर गए, तो ये तो बिजनेस ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। सोल प्रोप्राइटरशिप है, ये व्यक्ति मर जाता है, बीमार हो जाता है, ये बिजनेस तो ठप हो जाएगा। लेकिन कंपनी के अंदर ऐसा नहीं है, कंपनी के अंदर हजारों की संख्या में मेंबर्स होते हैं, लाखों की संख्या में मेंबर्स होते हैं, और किसी मेंबर्स के आने या जाने का कंपनी के एग्जिस्टेंस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो अगर आप अपने बिजनेस में कंटिन्यूटी और स्टेबिलिटी चाहते हैं, देन कंपनी बिजनेस इज द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, 7 पॉइंट हमने डील कर लिए। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी, 8वां पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है कि आप कोई भी चेंज जब भी चाहे अपने बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, किसी प्रकार का परिवर्तन कर सकते हैं। तो लिखा है कि फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है किसी भी चेंज को अडॉप्ट करना, अपनाना जब भी उसकी आवश्यकता पड़े तब। तो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस जो होता है उसके ऊपर उस अकेले व्यक्ति का पूरा कंट्रोल होता है, क्योंकि अकेला व्यक्ति रन करता है। तो ये जब भी चाहे अपने बिजनेस में कोई भी चेंज कर सकता है, जब भी इसको आवश्यकता पड़ी ये उसी प्रकार का चेंज ला सकता है। पार्टनरशिप फर्म में चूंकि ज़्यादा मेंबर्स होते हैं, हो सकता है कि कोई मेंबर राजी ना हो उस चेंज के लिए। 4 पार्टनर है, ये कुछ अच्छा करना चाहता है, लेकिन ये 3 जो लोग हैं ये मान ही नहीं रहे इसकी बात को, तो यहाँ पर जो चेंज है वो संभव नहीं है। कंपनी के अंदर बहुत ज़्यादा मेंबर्स होते हैं, हो सकता है कि 52% जो मेंबर्स हैं वो कह देते हैं ना, तो ये कंपनी के अंदर ये जो ऑप्शन हमने चूज किया फ्लेक्सिबिलिटी, ये नहीं पाया जाएगा। तो फ्लेक्सिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोल प्रोप्राइटरशिप इज द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है बेटा, 8 पॉइंट हमने डील कर लिए। आते हैं पेज नंबर 3 पर। तो ये 8 पॉइंट ऐसे थे जिनके बेस पर आप डिसाइड कर सकते हैं। अब अपनी रिक्वायरमेंट, जैसे कोई भी बिजनेस जब शुरू होता है तो इन 1 से लेकर 8 तक के पॉइंट्स के ऊपर एक डिटेल्ड स्टडी की जाती है कि कौन कौन से पॉइंट्स जो हैं वो हम अपने आप में स्ट्रॉन्ग रखना चाहते हैं। जिन जिन पॉइंट्स पर उसकी सहमति बनती है उन पॉइंट्स को देखकर डिसाइड किया जाता है कि हम सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में जाएं, हम पार्टनरशिप फर्म में जाएं, हम कंपनी के अंदर जाएं, हम सोसाइटी के अंदर जाएं। तो इन 8 पॉइंट्स को लेकर हम किसी बिजनेस के फॉर्म को निर्धारित करते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है 6 मार्क्स का आपके पास कि डिफाइन द पॉइंट्स दैट आर हेल्पफुल इन चॉइस ऑफ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को चुनते समय आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगे, किन किन फैक्टर्स को ध्यान में रखेंगे, बताइए। तो 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप डील कर सकते हैं। अब देखिए पेज नंबर 3 से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से हम डील कर लेते हैं। सबसे पहले नंबर 1 पॉइंट है रजिस्ट्रेशन के ऊपर। ये एक तरह से आप डिफरेंस मान सकते हो कि डिफरेंट टाइप्स को बिजनेस के अंदर क्या क्या डिफरेंस होते हैं। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन की हम बात करें तो कंपनी के अंदर और सोसाइटी के अंदर रजिस्ट्रेशन रिक्वायर होता है। बिना रजिस्ट्रेशन की ये बिजनेस आप कर ही नहीं सकते। जबकि पार्टनरशिप फर्म में, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म में, हिंदू फैमिली बिजनेस में, इनके अंदर रजिस्ट्रेशन रिक्वायर नहीं होता है। तो रजिस्ट्रेशन किन किन बिजनेस में आवश्यक होता है? इन दोनों के अंदर, इनके अंदर रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं होता है। ठीक है, पॉइंट्स आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि एक नंबर क्वेश्चन आ सकते हैं कि बताइए पार्टनरशिप फर्म, शुड ए पार्टनरशिप फर्म बी रजिस्टर्ड? क्या एक पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर्ड कराना चाहिए? आप कह सकते हैं नो, इट इज नॉट कंपल्सरी टू रजिस्टर ए पार्टनरशिप फर्म। इट कैन बी रन बाय नॉर्मली ए वर्बल एग्रीमेंट। मुंह ज़बानी एग्रीमेंट जो होता है ना, उसके द्वारा भी ये बिजनेस चल सकता है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आप 2 याद रखेंगे। कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर में। सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन होता है सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1912, या कुछ स्टेट्स कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट कुछ स्टेट अपने आप में बनाते हैं, उनके अकॉर्डिंग इनका रजिस्ट्रेशन होता है। हालांकि 1932 जो है वो पार्टनरशिप के ऊपर अप्लाई होता है,
लेकिन उस एक्ट में कहीं पर भी नहीं लिखा कि आप पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन करवाओ, आप बिना रजिस्ट्रेशन के भी पार्टनरशिप फर्म को चला सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन के ऊपर हमारा पहला पॉइंट क्लियर हो गया है। अगले पॉइंट की बात करते हैं, सेकंड, गवर्निंग एक्ट। अभी हमने डील कर लिया गवर्निंग एक्ट, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, सोसाइटी, सोल प्रोप्राइटरशिप, हिंदू फैमिली बिजनेस। इसके ऊपर लगता है 2013 कंपनीज एक्ट, इसके ऊपर लगता है 1932, इसके ऊपर लगता है 1912, इसके ऊपर कोई एक्ट नहीं, इसके ऊपर कोई एक्ट नहीं। तो आपसे किसी बिजनेस के बारे में पूछा जाए कि इस बिजनेस को गवर्न करने वाला, इस बिजनेस को चलाने वाला जो एक्ट है वो बताइए कौन सा है, तो इसके ऊपर आपसे पॉइंट पूछा जा सकता है। तीसरा आता है वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप का मतलब होता है किसी भी बिजनेस को समाप्त करना, बंद करना। तो वाइंडिंग अप के बारे में कहा गया है कि जिन बिजनेसेस के ऊपर एक्ट लगे हैं, जिन बिजनेसेस के ऊपर एक्ट लगे हैं उन बिजनेसेस को तो उन्हीं एक्ट में जो प्रोसीजर दिखाया गया है ना बंद करने का, जैसे हम पार्टनरशिप फर्म को बंद करना चाहते हैं तो 1932 जो एक्ट है वो कानून जो पढ़ा है, जिसने पढ़ाई करी है उसको ही पता होता है कि 1932 के अंदर क्या लिखा है। जो बड़े बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, लॉयर्स होते हैं, जो कि कंपनी सेक्रेटरी होते हैं, ये इन एक्ट की पढ़ाई करते हैं। तो जब भी हमें किसी बिजनेस को ओपन करवाना हो, बंद करवाना हो, तो हम इन सीए की, हम इन लॉयर्स की या हम इन कंपनी सेक्रेटरीज की सहायता लेते हैं, क्योंकि हमें पूरे एक्ट की नॉलेज थोड़ी होती है। और एक्ट तो समझ लो एक तरह से पूरी जो डिक्शनरी होती है, पूरी मोटी पुस्तक होती है, उतना होता है। अब उसको थोड़ी रट्टा मारा जा सकता है। लेकिन ये लोग क्या होते हैं, ये स्पेसिफिकली इन सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करते हैं। तो हमें जब भी कोई काम होता है इन एक्ट से रिलेटेड, तो हम इनके पास जाते हैं कि सर हमें बताइए, हम अपने बिजनेस को बंद करना चाहते हैं, तो आप हमें सजेस्ट करिए कि इस एक्ट के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है बंद करने को लेकर। तो ये हमें सहायता देते हैं कि आप इस तरह से डॉक्यूमेंट्स बनवाइए, इस तरह से ये काम करिए, आपका बिजनेस बंद हो जाएगा। तो वाइंडिंग अप के केस में अगर किसी भी बिजनेस को बंद करना हो, देखिए सोल प्रोप्राइटरशिप के ऊपर कोई एक्ट काम करता तो है नहीं, तो आप इसे अपनी इच्छा से बंद कर सकते हैं। हिंदू फैमिली बिजनेस के अंदर भी एक परिवार के द्वारा बिजनेस चलाया जाता है, उसको आप कभी भी बंद कर सकते हैं। लेकिन ये जो तीन बिजनेसेस हैं, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म और सोसाइटी, ये किसी एक्ट से गवर्न होते हैं। तो बिना एक्ट की परमिशन लिए, बिना एक कानूनी प्रक्रिया को फॉलो किए आप इनको बंद नहीं करवा सकते। इनको बंद करवाने के लिए कानूनी प्रक्रिया को फॉलो करना पड़ेगा। तो बंद करने को लेकर ये पॉइंट होता है। जिस बिजनेस को जो एक्ट गवर्न करता है, कंट्रोल करता है, उसी एक्ट के अकॉर्डिंग उस बिजनेस को बंद भी किया जा सकता है। ठीक है बेटा। अगला पॉइंट आता है लायबिलिटी को लेकर। लायबिलिटी को लेकर आप सभी क्लियर हो गए होंगे। देखिए, एक होती है कंपनी, एक होती है पार्टनरशिप फर्म, एक होती है सोसाइटी, एक होता है सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, एक होता है हिंदू फैमिली बिजनेस। सबकी लायबिलिटी आपको पता है। कंपनी के अंदर लायबिलिटी होती है बेटा लिमिटेड, पार्टनरशिप के अंदर होती है अनलिमिटेड, सोसाइटीज के अंदर होती है लिमिटेड, सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर अनलिमिटेड, और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में अनलिमिटेड। ये अनलिमिटेड होती है सिर्फ कर्ता की, बाकी जो फैमिली के जो मेंबर्स होंगे उनकी लायबिलिटी होगी बेटा लिमिटेड। क्लियर। कंपनी के अंदर लायबिलिटी लिमिटेड, पार्टनरशिप फर्म के अंदर अनलिमिटेड, सोसाइटी के अंदर लिमिटेड, सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर अनलिमिटेड। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में दो प्रकार की, कर्ता जो है उस बिजनेस का जो मुखिया है उसकी तो होगी अनलिमिटेड, बाकी जो परिवार के सदस्य हैं उनकी होगी लिमिटेड। तो इस पॉइंट के ऊपर भी आपसे कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की, जिसमें लिखा है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, यानी आप अपना इंटरेस्ट किसी बिजनेस में किस प्रकार ट्रांसफर कर सकते हैं। तो हमने कहा हिंदू फैमिली बिजनेस, सोसाइटी और प्राइवेट कंपनी, इनके अंदर जो इंटरेस्ट है
वो आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, रेस्ट्रिक्टेड। इनके अंदर कोई भी जो बंदा है, कोई भी जो मेंबर है, बिना इनकी परमिशन लिए अपना जो शेयर है वो किसी दूसरे को ट्रांसफर नहीं कर सकता। जबकि अगर हम बात करें सोल प्रोप्राइटरशिप की, पब्लिक कंपनी की, या चलो इसकी बात बता देता हूं पहले मैं, इनके अंदर आप अपने इंटरेस्ट को ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी कि अपना जो शेयर है वो किसी दूसरे को इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं, जबकि इनके अंदर नहीं होता है। हाँ, हिंदू फैमिली बिजनेस में अगर सभी सदस्यों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है तो इसमें भी हम अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी हमारा जो हिस्सा है वो हम किसी दूसरे को दे सकते हैं। ये होगा हमारा ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर पॉइंट। पार्टनरशिप में भी इंटरेस्ट जो होता है वो ट्रांसफर नहीं होता है। ठीक बेटा, पॉइंट नंबर 6 के ऊपर बात करते हैं। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं लेकिन फिर भी आ रहे हैं तो पढ़ लेते हैं। सीक्रेसी, सभी जानते हैं सोल प्रोप्राइटर के अंदर सीक्रेसी बहुत ज़्यादा होती है, जबकि कंपनी, सोसाइटी, पार्टनरशिप फर्म, हिंदू फैमिली बिजनेस, इनके अंदर सीक्रेसी कम होती है, क्योंकि यहाँ पर व्यक्तियों की संख्या ज़्यादा होती है। तो जहाँ ज़्यादा व्यक्ति होंगे वहाँ पर कोई भी बात छुपा पाना मुश्किल होता है, जबकि ये अकेला होता है तो यहाँ पर सीक्रेसी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। 7th पॉइंट की बात कर लेते हैं, लास्ट है। इसमें आता है मेंबर्स के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मेंबर्स के रूप में कोई भी बिजनेस आपसे पूछा जा सकता है। बात करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, सोसाइटी, हिंदू फैमिली बिजनेस। इसके अंदर एक, कम से कम भी एक और ज्यादा से ज्यादा भी एक ही व्यक्ति होता करता धरता। पार्टनरशिप फर्म के अंदर कम से कम 2 होने चाहिए, मैक्सिमम बेटा 50 हो सकते हैं। कंपनी के अंदर 2 पार्ट होते हैं इसके। प्राइवेट के अंदर हमने पढ़ा मिनिमम 2, मैक्सिमम 200। पब्लिक कंपनी के अंदर मिनिमम 7, मैक्सिमम अनलिमिटेड। सोसाइटी के अंदर मिनिमम 10, मैक्सिमम 100। लेकिन एक सोसाइटी ऐसी होती है जिसके अंदर जो 100 नहीं, सॉरी, अनलिमिटेड। जबकि क्रेडिट सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी होती है जिसके अंदर मैक्सिमम टू मैक्सिमम 100 मेंबर्स हो सकते हैं। देखो, नॉर्मली सोसाइटी पूछी जाती है तो आप कहेंगे कम से कम 10 मेंबर होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी, अनलिमिटेड। लेकिन एक सोसाइटी ऐसी होती है जिसने कि अपने ज़्यादा नंबर्स पर रेस्ट्रिक्शन लगाई हुई है, वो कहते हैं कि मेरी सोसाइटी में ज़्यादा से ज़्यादा 100 हो सकते हैं। वो कौन सी सोसाइटी होती है? क्रेडिट। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में कोई लिमिट नहीं होती, परिवार में जितने भी सदस्य होते हैं वो सारे के सारे उस बिजनेस के मेंबर होते हैं। तो मेंबर्स के ऊपर आपसे पॉइंट पूछा जा सकता है, तो इस चीज़ को आप अच्छे से याद रखना। ठीक बेटा, तो ये हमारी यूनिट नंबर 2 पूरी हो चुकी है। इस यूनिट के अंदर हमने 7 चैप्टर डील करे हैं, आप अच्छे से इनको करना। हम नेक्स्ट क्लास में यूनिट नंबर 3 में चैप्टर नंबर 3.1 को डील करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।